हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। हमने बीईवीएई की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी एंड आई होप कि आप सबने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स अभी भी बाकी हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। हर इंसान और जीव अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है अपनी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम नेचर के साथ क्या कर रहे हैं? अगर हम पुरानी सिविलाइजेशंस को देखें तो हमें दो सिचुएशन समझ आती हैं। पहली, जहां इंसान ने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया और सरवाइव किया, और दूसरी, जहां जो एडजस्ट नहीं कर पाए वो खत्म हो गए। यही प्रोसेस आज भी प्लांट्स और एनिमल्स के साथ हो रहा है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ा, उसने नए तरीके, स्किल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप की ताकि नेचर को अपने कंट्रोल में कर सके। फिर आया रेनेसांस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सब बहुत तेज हो गया। लोगों की जिंदगी आसान होने लगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो गया। पर क्या सिर्फ इंसान की जिंदगी आसान हुई या नेचर को इसकी कीमत चुकानी पड़ी? अब देखो, ये तरक्की यानी डेवलपमेंट एक तरफ से हेल्पफुल थी, पर दूसरी तरफ इसने एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट के लिए डेंजर बन चुका है। तो फिर क्या करें? डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन नेचर को बचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा बैलेंस बनाना होगा जहां तरक्की भी हो और नेचर भी सेफ रहे, वरना आने वाला कल हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के अप्रोचेस। अब सवाल यह है कि इंसान और एनवायरनमेंट का रिश्ता कैसा है? क्या नेचर हमें कंट्रोल करता है या हम नेचर को? इसी सवाल का जवाब देने के लिए तीन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं: डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और एनवायरमेंटलिज्म। डिटर्मिनिज्म, क्या नेचर हमें कंट्रोल करता है? हाँ, यही मानता था जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिक राटसल, और इसे एल्सवर्थ हंटिंगटन ने और आगे बढ़ाया। इस अप्रोच के मुताबिक नेचर इंसान को कंट्रोल करता है, या पृथ्वी ने इंसान को बनाया। इसी वजह से इसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। इस थियरी के हिसाब से इंसान पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड करता है। उसकी हेल्थ, सोशल लाइफ, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, आर्ट, ये सब कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट के कंट्रोल में होते हैं। यानी इंसान को नेचर के रूल्स मानने ही पड़ेंगे, वरना वो सरवाइव नहीं कर सकता। पॉसिबिलिज्म। अब आते हैं दूसरे अप्रोच पर। क्या इंसान सिर्फ तो नेचर का गुलाम है? बिल्कुल नहीं। यही कहता है पॉसिबिलिज्म, जिसे फ्रेंच हिस्टोरियन लूशियन फेवरे ने कॉइन किया था। ये डिटर्मिनिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी ये मानता है कि इंसान केवल नेचर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अपनी अकल और टेक्नोलॉजी से नए सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है। अब सोचो, पहले ठंड से बचने के लिए इंसान के पास सिर्फ गुफाएं थीं, लेकिन अब वो हीटर और गर्म कपड़ों से सरवाइव कर सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने नेचर के चैलेंजेस को बीट करने के तरीके डेवलप कर लिए हैं, जिससे जिंदगी और आसान और कंफर्टेबल हो गई है। तो क्या इंसान नेचर को कंट्रोल कर सकता है? शायद हाँ। पॉसिबिलिज्म का मतलब है कि नेचर सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह होता है और इंसान अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का रास्ता चुनता है। इसका मतलब है कि इंसान के पास चॉइस होती है कि वो एनवायरनमेंट के अलग अलग ऑप्शंस में से अपने लिए क्या बेस्ट है वो चूज करे। इस अप्रोच के मुताबिक जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो इंसान की सोच, मेहनत और मोबिलिटी पर डिपेंड करती है। लेकिन पॉसिबिलिस्ट्स ये भी मानते हैं कि इंसान चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, वो कभी भी नेचर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। हर बार वो नेचर से जीत नहीं सकता। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने कहा कि हमें नेचर के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसका मतलब है इंसान और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, जिसे कॉपरेशन विद नेचर या म्यूचुअल इंटरेक्शन कहा जाता है। एनवायरमेंटलिज्म या इकोलॉजिकल अप्रोच एनवायरमेंटलिज्म का बेसिक आइडिया यह है कि इंसान और नेचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इकोलॉजी का मतलब होता है नेचर और उसमें रहने वाले सभी जीवों के बीच के रिलेशन को समझना और जांचना। इस अप्रोच के मुताबिक इंसान नेचर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एनवायरनमेंट को हेल्थी और प्रोडक्टिव बनाए रखे। क्योंकि इंसान सबसे इंटेलिजेंट और स्किल्ड है, इसलिए वो नेचर को संभालने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यह अप्रोच नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान से और लिमिटेड यूज करने पर जोर देती है। इसमें कहा गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं उन्हें वापस बढ़ाया जाए ताकि नेचर की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी बनी रहे। यही इकोलॉजिकल अप्रोच सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में दिखाई देता है, जिसे हम अगली सेक्शन में और विस्तार में पढ़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज की जनरेशन अपनी ज़रूरतें इस तरह पूरी करे कि फ्यूचर जनरेशंस की ज़रूरतें रिस्क में ना आए। ये कॉन्सेप्ट ऑफिशियली आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में दिया गया था, जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED
ने बनाई थी। इस कमीशन को नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रुंटलंड लीड कर रही थी, इसलिए इसे ब्रुंटलंड कमीशन भी कहा जाता है। ब्रुंटलंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया कि आज की ज़रूरतें इस तरह पूरी करना कि आने वाली पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशंस की ज़रूरतें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लेकिन ये डेफिनिशन परफेक्ट नहीं थी। साइंटिस्ट का कहना था कि नीड और डेवलपमेंट का मतलब क्लियर नहीं है। नीड हर जगह और हर इंसान के लिए अलग होती है, तो एक ही डेफिनेशन सब जगह अप्लाई नहीं हो सकती। डेवलपमेंट का मतलब रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि लोग अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए जो करते हैं, वही डेवलपमेंट है। लेकिन ये तो हर इंसान के लिए अलग-अलग हो सकता है। तो फिर एक ही डेफिनेशन कैसे सही होगी? इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बिल्कुल क्लियर और प्रॉपर्ली डिफाइंड डेफिनेशन अब तक नहीं बन पाई है। हरमन डेली, जो एक इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक ऑक्सीमोरन कहा। क्या आपको पता है कि ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन से एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में यूज किया जाता है, जैसे बिटर स्वीट या प्रिटी अगली। उनका कहना था कि डेवलपमेंट का मतलब क्लियर नहीं है। ये नेचर को बचाने पर ज्यादा फोकस करे या नए रोड्स, फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स बनाने पर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी चीज का आगे बढ़ना या इंप्रूव होना। दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को लंबे समय तक चलाए रखना बिना उसको खत्म किए। ये वर्ड लैटिन से आया है, सस्टेनेयर, जिसका मतलब है सपोर्ट देना या मेंटेन करना। माइकल रेडक्लिफ ने बताया कि पहले सस्टेनेबिलिटी का फोकस ह्यूमन नीड्स पर था, लेकिन धीरे धीरे यह ह्यूमन राइट्स पर शिफ्ट हो गया। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि कोई प्रोसेस बिना रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट किए हमेशा चलता रहे। यह एक गोल है जिसमें हमें अपनी नेचर के साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। इसके प्रिंसिपल्स सिर्फ एनवायरनमेंट तक ही नहीं, बल्कि इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर तक भी जाते हैं। आज के टाइम पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हर जगह एक्सेप्ट हो चुका है, इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल लेवल पर। 1992 के रियो समिट के बाद इस पर बहुत चर्चा हुई और अब यह एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव मॉडल बन चुका है जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। इसे समझने के लिए ट्रेडिशनली तीन इंपॉर्टेंट फील्ड्स का रोल रहा है। इकोनॉमिक्स मेनली ग्रोथ, एफिशिएंसी और रिसोर्सेज के सही यूज पर फोकस करता है। दूसरी तरफ सोशियोलॉजिस्ट्स का ध्यान ह्यूमन नीड्स और इक्विटी यानी बराबरी, एम्पावरमेंट और सोशल बॉन्डिंग पर होता है। एम्पावरमेंट का मतलब है किसी व्यक्ति या समुदाय को इतना स्ट्रांग और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके। इकोलॉजिस्ट की सबसे बड़ी चिंता नेचर को बचाना, एनवायरनमेंट के लिमिट्स के अंदर रहना और पोल्यूशन को कम करना होता है। पहले ये तीनों अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट को देखते थे, पर अब ऐसा अप्रोच रिजेक्ट कर दिया गया है। अब माना जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब इन तीनों फील्ड्स के कंसर्न्स को एक साथ बैलेंस करके देखा जाए। ये फिगर 1.3 में भी दिखाया गया है। ऐसा कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक आइडियल है जो अभी तक किसी भी सोसाइटी ने पूरा अचीव नहीं किया। लेकिन जैसे जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक गोल है जिसमें हर सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसे पॉलिसीज और एक्शंस लिए जाएं जो इन्फेंट मोर्टेलिटी कम करे, यानी बच्चों की मौत के केसेस घटाए, फैमिली प्लानिंग को बेहतर बनाए, हवा को साफ करे, पानी को ज़्यादा और साफ बनाए, नेचर को बचाए, सॉइल इरोजन को रोके और टॉक्सिक केमिकल्स का पोल्यूशन कम करे, तो ये सब सोसाइटी को सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जाता है। मतलब अगर हम ये सब चेंजेस लाएं तो हम एक बेहतर और लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर बना सकते हैं। इस गोल को अचीव करने के लिए सोसाइटीज को कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने होंगे जो जरूरी है। फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इन चेंजेस पर सब लोग अग्री करते हैं। एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जहां पॉपुलेशन बार बार बढ़ने के बजाय स्टेबल हो जाए। रिसोर्स ट्रांजिशन, ऐसी इकोनॉमी जो सिर्फ ग्रोथ के पीछे ना भागे, बल्कि नेचर के रिसोर्सेज का ध्यान रखे और इकोसिस्टम को खत्म होने से बचाए। ए टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन, ऐसी टेक्नोलॉजी लाना जो पोल्यूशन कम करे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। अ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी में ऐसे चेंजेस जो सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करे। अ कम्युनिटी ट्रांजिशन, लोकल कम्युनिटीज का नेचर और रिसोर्सेज के साथ बेटर कनेक्शन बनाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज, स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन का ग्रोथ स्लो करना जरूरी है ताकि बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। रिड्यूस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड थर्ड वर्ल्ड डेट, हेल्थ, एजुकेशन और जॉब्स इंप्रूव करना जरूरी है। इससे स्पीसीज लॉस, लैंड डिग्रेडेशन और वाटर पोल्यूशन कम होगा। मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल,
ऐसे फार्मिंग मेथड्स यूज करना जो सॉइल इरोजन कम करे और हार्मफुल केमिकल्स का यूज रिड्यूस करे। इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड डिग्रेडेशन और पोल्यूशन कम होगा। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट्स, इसमें रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन शामिल है। ट्रीज को दोबारा लगाना यानी रीफॉरेस्टेशन, और एफॉरेस्टेशन का मतलब है नई जगहों पर पेड़ लगाना जहां पहले जंगल या पेड़ नहीं थे। ये जरूरी है। साथ ही लिविंग रिसोर्सेज को बचाना, ग्रीन हाउस गैसेज और ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एयर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, एनर्जी और मिनरल्स के खत्म होने का रिस्क और बढ़ जाएगा। मेक वाटर एंड एनर्जी यूज सस्टेनेबल। एनर्जी का सही यूज करना कितना जरूरी है, ये सोचो। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा दें और एनर्जी को वेस्ट होने से बचाएं, तो इससे एयर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, एनर्जी और मिनरल्स की कमी को रोका जा सकता है। वरना आगे चलकर रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। मेक वाटर यूज सस्टेनेबल। वाटर की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वाटर को अच्छे तरीके से यूज करना और उसकी क्वालिटी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना वाटर पोल्यूशन, डिप्लीशन और लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता ही जाएगा। रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में ऐसे प्रोडक्शन मेथड्स यूज करने चाहिए जो कम वेस्ट बनाए। वेस्ट ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग भी इंप्रूव करनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एनर्जी, मिनरल्स और वाटर की शॉर्टेज एक बड़ी समस्या बन जाएगी। सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। तो गाइज, आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इस चैप्टर का बस एक टॉपिक बचता है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है उनके, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।